यार आप में से लगभग सभी लोगों की ही ये डिमांड रहती है कि मैं इंडियन स्टोरीज को कवर करूं। यार मैं इंडियन स्टोरीज को कवर करना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं जिनमें सभी में सिमिलैरिटीज है और इंडियन स्टोरीज वो होती हैं जो लगभग आपने सुनी ही होगी। तो उसमें मैं क्या ही नया बताऊं आपको, इसलिए मैं हमेशा बाहर की स्टोरीज कवर करता हूं ताकि आपको कुछ नया पता लगे और आपको पता चल सके कि दुनिया में आखिर क्या क्या हो रहा है, किस किस तरह के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन हाँ, एक स्टोरी है इंडिया की जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। जी हाँ, 931 मर्डर्स, वो भी एक ही सीरियल किलर द्वारा और सिर्फ एक रुमाल के साथ। क्या हुआ था इसमें, कौन था ये सीरियल किलर, क्या कुछ इसने किया था और कहां वो आज रुमाल पड़ा हुआ है, सब कुछ बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और यार पॉडकास्ट 8 एपिसोड आ चुका है और बहुत ही खतरनाक एक मर्डर स्टोरी मैंने वहां पर बताई है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ आप क्लिक उस पर जरूर कर देना और साथ ही उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। दोस्तों, हम सबको पता है कि एक जमाने पर हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज हुआ करता था और एक बहुत लंबे समय तक उन्होंने इंडिया पर राज किया था। लेकिन इन अंग्रेजों के आने से पहले हमें यह भी पता है कि इंडिया पर मुगलों का राज हुआ करता था और खास तौर पर इन मुगलों का जो इंडिया पर कब्जा था वो था आज के नॉर्दर्न स्टेट्स में, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। इन जगहों पर ज्यादा ये सक्रिय थे और इन्हीं जगहों पर रहते हुए मुगलों के टाइम पर 7 ऐसे ट्राइब्स थे, 7 ऐसे कबीले थे जिन कबीलों के लोग उस टाइम पर काली माता को बहुत पूजा करते थे। बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इन्हीं 7 कबीलों के लोगों का जो प्रोफेशनल धंधा था, अगर वो मैं आपको बता दूं तो आपके कानों के साथ साथ रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े होते ही ठग बन जाया करते थे, लूटपाट किया करते थे, डकैती डाला करते थे और इस काम को अंजाम करने के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटते थे। ये माना जाता है कि तकरीबन 500 साल के उस शासन काल में इन लोगों द्वारा, इन 7 कबीलों के लोगों द्वारा 20 लाख से ज्यादा लोगों का मर्डर किया गया था और इसकी एक पूरी सच्ची कहानी है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं आपको, इन्हीं 7 कबीलों में से एक सबसे बड़ा ठग जिसका नाम सबसे लास्ट में आया वो था ठग बहराम। जी हाँ, ठग बहराम नाम का यह आदमी, जिसे आज हम बेरहम ठग भी कह सकते हैं, यकीन मानिए इसकी कहानी सच में बहुत ही दिल दहला देने वाली है। 14वीं शताब्दी से लेकर जो सिलसिला शुरू हुआ था, अब आ चुका था 1790 का टाइम। जी हाँ, 1790 में बेरहम यानी कि बहराम ठग इस दुनिया की, इस काली दुनिया की मार्केट में आया और उसने पूरे 50 सालों तक, जी हाँ पूरे 50 सालों तक तकरीबन 931 लोगों को अपना शिकार बनाया। और कैसे ये सटीक आंकड़ा मैंने बताया है आपको, उसकी भी आपको आगे पूरी बात पता चलेगी कि इसने आखिर क्या क्या किया था। अब हमें पता है कि सन 1790 तक आते आते मुगलों के जो पैर थे वो इंडिया से उखड़ चुके थे और अब यहाँ पर आ चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की। अब अंग्रेज यहाँ पर आए तो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे वो यहाँ पर कि उनको यहाँ लंबे टाइम तक राज करना है और लंबे टाइम तक राज यहाँ करना है तो उनको इंडिया के लोगों को समझना पड़ेगा और यहाँ पर एक बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने अपना अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया और अब देखा कि सब कुछ सही चल रहा है, पर फिर भी उनके माइंड में एक चीज खटक रही थी। उनको पता लग रहा था कि धीरे धीरे कर इंडिया से लोग गायब होते जा रहे हैं। अब क्योंकि उस टाइम पर इतनी आबादी नहीं थी जितनी आज है, गिने चुने लोग रहा करते थे और उनके ऊपर सरकार एक ही थी, तो वो सरकार ध्यान रखती थी कि उनके शासन में कितने लोग यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ धीरे धीरे कर लोग गायब होते जा रहे थे। तो अब यहाँ अंग्रेज परेशान हो गए कि यार हम तो यहाँ शासन करने आए हैं और लोग यहाँ से गायब हो रहे हैं, क्या चक्कर है ये, इसका पता लगाते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज नोटिस करी कि ये लोग जो गायब हो रहे हैं वो पूरे इंडिया से नहीं, बल्कि एक सिर्फ पर्टिकुलर हिस्सा है इंडिया का, या तो नॉर्दर्न स्टेट या फिर सेंट्रल इंडिया, वहीं से गायब हो रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, ग्वालियर, जबलपुर, नोएडा जो आज के टाइम पर नोएडा है, या फिर हरियाणा अपना पंजाब, और उधर आज के टाइम पर जो पाकिस्तान का लाहौर है वो उस टाइम पर इंडिया का ही हिस्सा था। तो वहां इस बेल्ट से लोग गायब होते जा रहे हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और आखिर देखा कि लोग जा कहां रहे हैं। अब ये जो गायब होने वाले लोग थे वो कोई आम इंसान नहीं थे, ये लोग बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे जो पूरे इंडिया में या फिर पूरे दुनिया में जा जाकर पैदल घूम घूम कर अपना बिजनेस फैलाया करते थे। और जस्ट ये कोई 1-2 की संख्या में नहीं चलते थे, इनके साथ पूरा काफिला होता था, मतलब कि अच्छे सारे लोग होते थे। ये सारे झुंड बनाकर कई कई दिनों तक यात्रा करते थे अपनी और अपना बिजनेस फैलाते थे।
तो अब यहाँ अंग्रेजों को टेंशन होने लगी कि हिंदुस्तान के व्यापारी ऐसे कैसे गायब होते जा रहे हैं, और चलो गायब हो रहे हैं, उनके साथ कुछ हो रहा है तो कम से कम उनकी लाशें तो मिले। लेकिन यकीन मानिए 50 साल के अपने करियर में बहराम ने कभी किसी अपने विक्टिम की लाश नहीं बताई। एंड में जब उसने बताया सब कुछ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जब तक वो जिंदा रहा, जब तक उसका कैरियर अपने पीक पर था, उसने कभी एक सबूत अपना नहीं छोड़ा था। अंग्रेज इसे कुछ टाइम तक तो टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने जब अपनी पुलिस इस केस के ऊपर काम करने के लिए बनाई तो वो पुलिस ही गायब हो गई। जी हाँ, पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले को छानने के लिए गई थी, अंग्रेजी थे वो लोग, और कमाल की बात ये थी कि वो लोग ही गायब हो गए, वो टीम वापस ही नहीं आई कभी। अब अंग्रेज जो थे, हायर अंग्रेज जो थे, बड़ी पोजीशंस पर जो बैठे थे, वो बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें यार। तो उन्होंने प्लान बनाया और सोचा कि क्यों ना हम दिल्ली, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर जैसी जगहों पर इस बेल्ट जो है, ये इस बेल्ट पर एक अच्छी नज़र रखें और पता करें कि आखिर यहाँ होता क्या है। तो अब यहाँ एंड में अंग्रेजी सरकार ने कुल टोटल 5 ऐसे डिटेक्टिव्स को हायर किया। मुझे नहीं पता कि यार अंग्रेजों का डिटेक्टिव्स लोगों से क्या ऑब्सेशन रहता है। जस्ट कोई भी क्राइम होता है वो पुलिस को ना छोड़कर बल्कि उसके पीछे डिटेक्टिव छोड़ देते हैं। आज भी यही चल रहा है। मैं आपको कितनी स्टोरीज बताता हूँ, उन सभी में डिटेक्टिव ही मोस्टली केसेस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने 5 बड़े बड़े डिटेक्टिव, जो उनके माहिर डिटेक्टिव थे अपने देश के, वहाँ से उनको बुलाया और कहा कि इसके पीछे का पता लगाओ, कारण क्या है कि लोग हमारे गायब कहाँ हो रहे हैं, हमारी पुलिस फोर्स गायब हो रही है और उनकी लाशें तक नहीं मिल रही। और 5 बड़े बड़े डिटेक्टिव, उस टाइम पर नामी गिनामी डिटेक्टिव थे वो, इंग्लैंड के भी, और उनको इस केस के पीछे लगाया। और कमाल की बात ये थी कि वो 5 डिटेक्टिव भी गायब हो गए, उनकी भी कोई खोज खबर नहीं थी। शिकारी खुद शिकार बन चुका था। बीतते बीतते कुल टोटल अब 1790 से 1809 आ चुका था। तकरीबन 19-20 साल यहाँ होने वाले थे और अब अंग्रेज बहुत परेशान हो चुके थे। उनको लग रहा था अब उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके अफसर यहाँ गायब हो रहे हैं, उनकी जनता यहाँ गायब हो रही है। हम शोषण करेंगे, कोई और उनके ऊपर शोषण नहीं कर सकता, ये उनका मानना था। और इस चीज़ से परेशान होकर उन्होंने अपने देश से, यानी कि इंग्लैंड से, एक बहुत ही माहिर अफसर को यहाँ बुलाया और उस अफसर का नाम था कैप्टन विलियम स्लीमन। तो कैप्टन विलियम स्लीमन को इंडिया बुलाया गया सन 1809 में और समझाया गया कि देखो ऐसे ऐसे यहाँ इस बेल्ट पर, ये जो इंडिया का हिस्सा है, दिल्ली, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर वाला हिस्सा जो है, वहाँ भसड़ मची हुई है। और ये भसड़ है कि यहाँ लोग जाते ही गायब हो रहे हैं, व्यापारी जाते हैं वो गायब हो जाते हैं, लोग 4 धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं वो गायब हो जाते हैं, तो तुम यहाँ पता लगाओ। तो इस टाइम पर सन 1809 में ही हमारे हिंदुस्तान में पहली बार ठग एंड डकैती का डिपार्टमेंट खोला गया। जी हाँ, पहली बार था जब ठग एंड डकैती का डिपार्टमेंट बोला गया था। उस टाइम पर जो डाकू वगैरह होते थे, जो लुटेरे वगैरह होते थे, उन्हें ठग कहा जाता था और आज भी ठग कहा जाता है। लेकिन वो बात अलग है कि आज हम चलते फिरते किसी को भी ठग मान लेते हैं, क्योंकि होते भी हैं कुछ लोग। खैर, उस टाइम पर ठगी का डिपार्टमेंट खोला गया और इस डिपार्टमेंट के जो हेड क्वार्टर थे उसे जबलपुर में ही बनाया गया। और इसके अलावा जो इस डिपार्टमेंट के हेड थे वो कैप्टन विलियम स्लीमन ही थे। यहाँ अंग्रेजों को ये उम्मीद थी कि अगर किसी भी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी, मतलब कि भारत के किसी भी हिस्से में जाना है तो उनको ये नॉर्थ इंडिया का ये वाला हिस्सा तो जरूर क्रॉस करना ही पड़ेगा। दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर वगैरह ये तो क्रॉस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उस टाइम पर रूट ही यही होते थे और उसके अलावा सिर्फ जंगल था। तो यहाँ वो अपना हेडक्वार्टर डालकर बैठ चुके थे और अब निगरानी रख रहे थे आने जाने वालों के ऊपर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ जंगल ही जंगल मौजूद थे, तो कैप्टन विलियम स्लीमन इससे बहुत परेशान थे। उनको लग रहा था कि चाहे जो भी ये काम कर रहा हो वो जरूर जंगल में बैठकर ही कर रहा होगा, क्योंकि उसे भी छुपने के लिए जगह तो चाहिए ही है। तो यहाँ उन्होंने सबसे पहले दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक के जितने भी हाईवे उस टाइम पर मौजूद थे, उनके साइड में जो जंगल बने हुए थे, उन जंगलों को ही दूर दूर तक साफ करवा दिया, लिटरली साफ करवा दिया। जिसके बाद उन्होंने अपना ही एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को ये आदेश दिया, जाकर पता करो और इस हाईवे के ऊपर, इस रास्ते के ऊपर लगातार ट्रैवल करते रहो, भेस बदल बदल कर, और देखो कि क्या कोई तुम्हें रोकता है क्या। तो उन्होंने शुरुआती जांच में पाया कि उनको तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन हाँ कोई गिरोह है जो ठगों का गिरोह है और वो ये सारे काम को अंजाम दे रहा है। तो पहली बार यहाँ कैप्टन विलियम स्लीमन को पता चला कि ये जो सारा काम कर रहा है वो ठगों का कोई गिरोह है। जिसके बाद कैप्टन विलियम स्लीमन ने अपने ही जासूसों को आदेश दिया कि तुम थोड़ा अलग अलग बढ़ जाओ, अब तुम अलग अलग रहकर टोटल ये पता लगाओ कि इस गिरोह के अंदर बंदे कितने हैं। तो शुरुआती जांच में डिटेक्टिव्स को ये पता लगा कि इस गिरोह में कुल टोटल 200 बंदे शामिल हैं। जी हाँ, सोच कर देखे, कुल टोटल 200। और इसी शुरुआती जांच में ये भी पता चला कि इन 200 लोगों का जो लीडर है वो बहराम है। जी हाँ,
बहराम के बारे में जब और ज़्यादा जानकारी इन लोगों ने जुटाई तो पता चला कि इसका जन्म 1765 में जबलपुर के ही एक पास गांव में हुआ था और अब ये वहां से बड़ा होकर ठगों का बादशाह बन चुका है। तो अब इस बहराम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और मैं आपको बता दूं कि 16-17 साल की उम्र तक आते आते ये लड़का बिल्कुल नॉर्मल सा था, इसने कुछ नहीं किया था। लेकिन तब इसे मिला सईद आमिर अली नाम का एक और ठग, एक बड़ा ठग, और वो वैसे तो इससे उम्र में बड़ा था, जस्ट उसको कोई और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, वो किसी का गुरु वुरु नहीं था। तो यहाँ उस सईद आमिर अली ने जैसे ही इस बहराम को देखा तो उसे अपने साथ ले लिया और कहा कि देखो मैं तुमको सिखाता हूँ आगे तुम्हें क्या करना है। और वो आसपास के छोटे मोटे व्यापारियों को, जो व्यापारी रास्ता भटक जाते थे, क्योंकि उस टाइम पर गूगल मैप तो होते ही नहीं थे, क्या मतलब गूगल मैप के होते हुए भी हम जैसे कुछ रास्ता भटक जाते हैं, खैर बात की बात है। तो यहाँ पर रास्ता भटके हुए लोग, विश्राम करते हुए लोग, जो रेस्ट करते हुए लोग, जो वहाँ रुके हुए हैं, उनको फंसाते पहले अपने जाल में मिलकर ये दोनों, और फिर उसको मारकर उसके पास जो था उस टाइम पर लूट लिया करते थे। कुछ टाइम तक इन्होंने ये किया, इनको मज़ा आने लगा और अब इनके साथ एक लड़की जिसका नाम डॉली था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वहीं के एक ब्रिटिश ऑफिसर की लड़की थी। और उस लड़की को इन दोनों ने मिलकर अपने जाल में फंसाया और कहा कि आ जाओ तीनों मिलकर ये काम करेंगे। और अब तीनों मिलकर ये लूटपाट कर रहे थे। डॉली को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, जबकि उसे पता ही नहीं था कि उसका बाप जो है वो सरकार में है, भारत की सरकार में है उस टाइम की। लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक उनका ये सब जोड़ी जो थी वो नहीं चली। डॉली यहाँ से अलग हो गई और अब यहाँ सईद आमिर अली और सिर्फ बहराम ही बचे थे। इन दोनों ने मिलकर अपना एक बड़ा गिरोह बनाने का सोचा और धीरे धीरे बंदों को जोड़ा अपने ही गांव के। लेकिन उन्हें यहाँ पता लग चुका था कि जो कैप्टन विलियम स्लीमन है वो उनकी तलाश में है और इसी वजह से उन्होंने जंगलों को भी कटवा दिया है। तो उनको अब एक नया तरीका ढूंढना था अपने इस धंधे को आगे बढ़ाने का। और इस नए तरीके के रूप में सामने आया कि वो लोग अब खुद व्यापारी बनने वाले थे। जी हाँ, व्यापारियों को लूटने के लिए वो खुद व्यापारियों जैसी ड्रेस वगैरह डालने वाले थे और झुंड की तरह, जैसे व्यापारी झुंड में चलते हैं अपने साथ जो सामान लेकर, बैग वगैरह लेकर, खाना पीना लेकर, ऐसे ही ये भी अब चलने वाले थे। इनको पता लगता जैसे ही कि कोई छोटा मोटा या फिर बड़ा जो समूह है व्यापारियों का उस रास्ते से आ रहा है, तो ये उससे पहले ही अपने 20, 25, 30 लोग तैयार हो जाते थे, ड्रेस डालकर व्यापारियों वाली, हाथों में सामान लेकर। थोड़ा बहुत ये वो सामान भी लेते, कच्चा माल वगैरह भी लेते, जो ये दिखाता कि आगे जाकर कि हाँ वो इस कच्चे माल के व्यापारी हैं, या फिर वो ये बेचने के लिए निकले हैं, या फिर वो इस तरह का सामान खरीदने के लिए निकले हैं। सब कुछ परफेक्ट तरीके से ये करते थे। और जस्ट कोई नया व्यापारियों का समूह, असली व्यापारियों का समूह इन्हें मिलता तो ये जस्ट उसके साथ अब घुलना मिलना चालू कर देते थे। उसके आगे पीछे घूमते, उसको खाने पीने का सामान वगैरह दे देते और जस्ट उनसे बात करने की कोशिश किया करते थे। उस टाइम पर लोगों के बीच ये बात फैली हुई थी कि नहीं, किसी के साथ, अनजान के साथ बातें नहीं करनी है यहाँ इस रोड पर चलते हुए। लेकिन फिर भी अगर पिछले ज़माने के लोगों को देखें तो वो फिर भी थोड़े बहुत दयालु हुआ करते थे, वो किसी से भी बात कर लिया करते थे जल्दी ही। असली व्यापारियों के समूह से मिलने के बाद ये उनसे पूछते कि तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा वहाँ जा रहे हो, मुझे भी वहीं जाना है, तो चलो साथ में ही चलेंगे, टाइम पास हो जाएगा। अच्छा है, आधे तुम मिल गए आधे हम मिल गए, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा और खाना पीना भी बढ़ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती थी सभी को। जस्ट ये असली व्यापारियों का भरोसा जीतते थे। 1-1.5 हफ्ते तक ये उनके साथ चलते, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा होता था और पैदल ही जाना पड़ता था। तो 1-1.5 हफ्ते तक ये साथ चलते, उनके साथ रहते, उनके साथ सोते। और सबसे पहले यहाँ ठग बहराम का एक नियम था, और वो नियम था कि वो हुक्का अपना हमेशा साथ रखता था। देसी हुक्का आपने देखा ही होगा। तो वो हुक्का अपना हमेशा साथ रखता था और कहता था कि सामने वाला जो दूसरा असली व्यापारियों का गिरोह है वो हुक्का उन्हीं से भरवाता था। जी हाँ, वो उन्हें कहता कि जाओ हुक्का पिलाओ मुझे। और यार दोस्ती है, यार दोस्ती अभी नई हुई है तो कोई मना भी नहीं करता था। सामने वाले लोग भर के ले आते थे, क्या दिक्कत हुई इसमें। तो जस्ट वो हुक्का पीता खुद और जस्ट अब उसका प्लान स्टार्ट हो जाता था। लेकिन आपको यहाँ ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही वो सामने वाली पार्टी से, यानी कि सामने वाले असली व्यापारियों से हुक्का भरवाने की मांग करता, तो यहाँ उसके गिरोह के लिए यह संकेत होता था कि अब यहाँ से उनका असली प्लान स्टार्ट किया जाना है। जस्ट जैसे ही वो लोग देखते, जैसे ही ठग बहराम के जो गिरोह वाले लोग देखते कि ठग बहराम हुक्का पी रहा है और अब उन्हें यहाँ पर मार काट शुरू करनी है, देखिए अब आगे क्या होता था। इनका मारने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था, मतलब कि हर व्यक्ति को एक ही तरीके से निपटाया जाना था। और तरीका यह था कि हर एक मरने वाले व्यक्ति को
ठग बहराम के 2 लोग पकड़ा करते थे। एक बंदा उसके हाथ पकड़ता, एक बंदा उसके पैर पकड़ता। और अब अंतिम काम था ठग बहराम का। जैसे ही उसके व्यक्ति तैयार होते थे किसी भी व्यापारी को हाथ पैर पकड़ कर उसके, तो ठग बहराम आता, अपनी जेब से रुमाल निकालता। ये माना जाता है कि उसके पास एक ही रुमाल था पूरे करियर में। 40-50 सालों का उसका पूरा करियर रहा है और उस करियर में उसने सिर्फ एक ही रुमाल से, पीले रंग का वो रुमाल था, उस रुमाल से पूरे 931 मर्डर्स किए हैं, हत्याएं की हैं। जैसे ही 2 लोग उसे पकड़ते तो ये जस्ट उनके गले में वो रुमाल बांधकर बहुत जोर से कस देता और तब तक कसता जब तक विक्टिम की दम घुटने से मौत ना हो जाए। आप इसके क्राइम करने का परफेक्ट अंदाजा यहीं से लगा लीजिए कि उसने रुमाल जो था, उसका वो रुमाल था, उसके दोनों कोनों पर, मतलब कि 4 कोने होते हैं लेकिन आमने सामने के 2 कोनों पर सिक्के उसके अंदर डालकर फंसा रखे थे। दोनों ही कोनों पर सिक्के बांधे हुए थे ताकि पकड़ते टाइम जो उसकी ग्रिप है वो अच्छे से बन जाए और रुमाल हाथ से फिसले ना। वो सिक्के होंगे तो उसमें वो अटक जाएगा हाथ में, आप समझ ही सकते हैं। तो ऐसा उसने अपने आप का रुमाल जो था वो तैयार किया हुआ था। इनका ये रूल था कि जब तक वो असली व्यापारियों के पूरे गिरोह के एक एक बंदे को खत्म ना कर ले तब तक कोई भी व्यक्ति उसकी जेब में से, उन लोगों की जेब में से कुछ नहीं लूटेगा। और जैसे ही व्यापारियों के समूह का अंतिम बंदा भी मर जाता इनके हाथों, उसके बाद ही ये उनके जेबों से, उनके सामान में से कीमती सामान निकालना शुरू करते और उसके बाद ही उनकी लाश को वो या ठिकाने लगाते। अब ठिकाने कहाँ लगाते थे वो ढूंढते थे, या तो कोई जंगल हो, अब जंगल तो कैप्टन विलियम स्लीमन ने साफ करवा दिए थे। उसके अलावा वो नदी ढूंढते, कुआं ढूंढते या फिर खुद ही कई बार तो फावड़े से जमीन खोदकर अंदर ही दफना देते थे। इसके अलावा जितने भी लोगों को ये मारते थे उन सभी के घुटनों को तोड़ दिया करते थे। सोचकर देखिए, मरा हुआ इंसान है, वो पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुका है, अब उसको और दर्द देने का क्या मतलब है। लेकिन नहीं, इनका रूल था जैसे ही कोई इंसान मरा है, उसके साथ लूटपाट हो चुकी है, अब उसका काम खत्म हो चुका है, तो उसके बाद उसके घुटनों को तोड़ दो। जोर से उसके ऊपर वार किया जाता और उसके घुटने तोड़कर जस्ट उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाता। अब जहाँ पर भी ये लाश को ठिकाने लगाते थे, जैसे कि किसी कुएं में फेंकी है या फिर कहीं बैठकर दफनाई है या फिर नदी पर फेंकी है, तो वहाँ जिस पॉइंट पर ये लाश फेंकी है उस पॉइंट पर ये बैठकर या तो कुएं के ऊपर बैठ जाते या फिर किसी ज़मीन के ऊपर बैठ जाते जहां उन्होंने लाश दफनाई है। जैसे उसके ऊपर बैठकर गुड़ खाया करते थे और काली माता की पूजा किया करते थे। ये उनका रोल था और उनका मानना था कि उन्होंने काली माँ को बलि दी है और ये बलि उनकी सफल होगी। गुड़ का प्रसाद वो खाया करते थे। और इसके अलावा ये माना जाता है कि वो गुड़ खाते टाइम अगर कोई भी व्यक्ति उनके साइड से गुजर रहा हो तो ये लोग उसे भी गुड़ खिलाते थे, ये लोग उसे भी प्रसाद वगैरह देते थे। और ये भी माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने वो प्रसाद रूपी गुड़ खाया वो व्यक्ति इनके गिरोह में, इन लुटेरों के गिरोह में, इन ठगों के गिरोह में शामिल हो जाता था। तो अब यही वजह थी कि अब तक पुलिस को या फिर सरकार को लोगों के गायब होने का पता तो चल रहा था लेकिन लाशें नहीं मिल रही थी क्योंकि ये लोग ठिकाने लगा रहे थे। तो अब यहाँ पर पुलिस को पता चल चुका था कि ऐसा सिस्टम यहाँ चल रहा है। ये सब काम, बहराम का जो ठगी पना का काम था, ये 1790 में स्टार्ट हुआ था और 1839 तक चला, यानी कि तकरीबन 49-50 साल। सन 1809 में कैप्टन विलियम स्लीमन इंडिया आए थे और उन्होंने डिपार्टमेंट खोला था ठग और डकैती वाला। लेकिन लंबे टाइम तक भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा, हाथ उनके खाली ही थे। लेकिन फिर एक लंबे इंतजार के बाद सन 1838-37 में उनके हाथ ठग बहराम का राइट हैंड, जिसे माना जाता था सईद आमिर अली, वो पकड़ लिया। जी हाँ, सईद आमिर अली को अब झप लिया गया था कैप्टन विलियम द्वारा और अब उससे पूछताछ की जानी थी कि आखिर वो लोग करते क्या हैं, कैसे उनका सिस्टम चलता है। उस टाइम पर आमिर अली को फिरंगा कहा जाता था क्योंकि आमिर अली जो था वो बहुत गोरा चिट्टा था और अंग्रेजों जैसा ही दिखता था, इसलिए लोकल लोग उसे फिरंगा कहा करते थे। अब क्योंकि अली को झप लिया गया था तो उससे बढ़िया तरीके से पूछताछ की गई, उसकी अच्छे से सेवा पानी की गई और अब इस सेवा पानी की वजह से उसे बोलना पड़ा कि वो लोग करते क्या हैं। उसने समझाया कि ठग बहराम के साथ तो वो पिछले तकरीबन 40-45-50 सालों से है, लेकिन वो उससे पहले किसी और ग्रुप के लिए काम किया करता था और वो ग्रुप तो इससे भी बड़ा था, ये तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो पूछा विलियम स्लीमन ने कि बता क्या क्या करते हैं और तुम लाशों को ठिकाने कहाँ लगाते हो। और ये माना जाता है कि टॉर्चर करने के बाद जब आमिर अली पुलिस वालों को उन जगहों पर लेकर गया जहां पर उन्होंने लाशें दफनाई थी, तो यकीन मानिए टोटल 5 लाख से ज़्यादा कंकाल निकले थे जो कभी ठगों द्वारा, जी हाँ, ठगों द्वारा
व्यापारियों को मार मार कर यहाँ दफनाए गए थे। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे बहराम ने किए, नहीं, ये बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे थे, 300-400 सालों से। तो 300-400 सालों का हिसाब अब 5 लाख व्यक्तियों के रूप में मिला कैप्टन विलियम स्लीमन को। अब यहाँ पुलिस का एकमात्र मकसद था और उन्हें चाहिए था बहराम, और यहाँ अली को खूब तोड़ा गया और पूछा गया कि बहराम बता दे बस क्या है। तो वो बताता भी जगह, लेकिन बहराम वहाँ पर होता ही नहीं था, क्योंकि अली के पकड़े जाने के बाद बहराम लगातार आए हफ्ते अपनी जगह बदलता रहा। उसे भी डर था, क्योंकि अली अब पकड़ा गया था तो ऑब्वियसली वो उसके बारे में ज़रूर बता देगा पुलिस वालों को कि वो यहाँ छुपा है। इसलिए बहराम लगातार अपनी जगह बदलता जा रहा था, और फाइनली एक दिन अली की ही मुखबिरी पर अली को खुला छोड़ा गया, और अली की ही मुखबिरी पर 1839 में बहराम पहली बार अंग्रेजों के हत्थे चढ़ा। अब यहाँ बहराम को पता था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है तो ऑब्वियसली उसे बहुत गंदा टॉर्चर करेंगे, लेकिन यहाँ पुलिस को उसने साफ बोल दिया कि जनाब देखिए, अपना फंडा साफ सा है, मेरे को मारना मत, जो भी किया है मैं खुद आपको बता देता हूँ, मैंने टोटल 931 मर्डर किए हैं। अब पुलिस वाले भी हैरान हैं कि तेरे को इतना सटीक आंकड़ा कैसे याद है। तो उसने कहा जनाब देखिए, मैं हिसाब का बिल्कुल पक्का हूँ, क्योंकि आप मेरे गिरोह में किसी से भी पूछ लीजिए, जिसका जितना हिस्सा बनता है मैं उसे उसका उतना हिस्सा देता हूँ हिसाब करके। परफेक्ट 1 रुपया भी मैं किसी का नहीं रखता, इसलिए मुझे याद है कि मैंने आज तक कितने लोगों को मारा है, और इन 931 लोगों की पहचान भी मुझे पता है, आप कहो तो मैं वो भी करवा दूंगा। ये बात सुनकर और परेशान हो गए पुलिस वाले कि ये कैसा मर्डरर है जो इतना हिसाब रखता है। उसने क्लियर कट बोल दिया था कि मेरा कोई और किसी ग्रुप से लेना देना नहीं था, आपने सईद आमिर अली को पकड़ा है, उसका पुराने ग्रुपों से लेना देना होगा, लेकिन मेरा किसी ग्रुप से लेना देना नहीं था, मैंने अपना खुद का ग्रुप चलाया था, और टोटल हमने मिलकर 931 लोगों को टपकाया है, और इन 931 लोगों का ही चार्ज मेरे ऊपर लगाया जाए। और इसके बाद ही पुलिस को पहली बार पता चला कि जहां वो अभी तक ये मान रहे थे कि बहराम के ग्रुप में टोटल 200 लोग हैं, वो गलत थे, क्योंकि बहराम के ग्रुप में टोटल 1500 से भी ज़्यादा लोग एक्टिव थे, काम कर रहे थे बहराम के लिए। सोचकर देखिए, 1500 लोगों का लुटेरों का ग्रुप है, वो किसी को भी चीर फाड़ कर सकते हैं, किसी को भी लूट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर 1839 में 1839 में बहराम पकड़ा गया था, और 10-11 महीने तक बहराम के ऊपर मुकदमा चला कोर्ट में, लेकिन उसको मौत की सज़ा सुना दी गई थी, क्योंकि उसने क्राइम ही ऐसा किया था। जिसके बाद 1839 का खत्म होते होते जबलपुर की ही एक जेल में बहराम को एक गुप्त जगह पर फांसी दे दी गई, और इसके अलावा बहराम से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस को मिल जाता तो उसे जबलपुर के ही एक पेड़ पर लटकाकर सरेआम फांसी दी जाती थी, ताकि कोई और व्यक्ति ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। खैर मैं आपको यहाँ 1-2 बातें बताने भूल गया, और वो ये कि बहराम को फांसी देने से पहले उसे पूछा गया था कि तुम ये सब करते कैसे हो, तरीका क्या है तुम्हारा। तो उसने साफ तौर पर बता दिया कि ये उनका खानदानी पेशा है, और विरासत में ही उसे ये मिला है, और हमारे जो पूर्वज थे वो भी यही काम किया करते थे, लेकिन हमारा एक रूल है, और वो रूल ये है कि ये सब हम काली माता के लिए करते हैं। और वैसे तो हम किसान हैं, वैसे तो हम जमींदार हैं, हमारी ज़मीन है, हम खेती वगैरह करते हैं, लेकिन फसल काटने वगैरह का समय सिर्फ 3 महीने का ही रहता है, और उस 3 महीने में हम कभी कोई लूट मार या फिर कभी कोई ऐसे हत्याओं को अंजाम नहीं दिया करते थे। उन 3 महीनों में हम घर बैठते थे, बाकी के 9 महीने हम यहाँ लोगों को टपकाते थे। तो ये कहानी थी दुनिया के सबसे बड़े ठग की, और इतने बड़े सीरियल किलर की कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी इसे पहले स्थान पर दर्जा दिया हुआ है दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर का, जिसने सबसे ज़्यादा मौतें करी हों। 931 मर्डर्स, सोच कर देखिए, रूह कांप जाएगी आपकी। बेचारे उन व्यापारियों के साथ, उन तीर्थयात्रियों के साथ क्या हुआ होगा उस टाइम पर, कैसे उनकी जान एक रुमाल से सिर्फ इस व्यक्ति ने ले ली, वो भी सिर्फ लूटमारी के लिए। सोचकर ही बहुत बुरा सा लग रहा है। खैर इस केस से जुड़ी हुई कुछ फोटोज़ वगैरह है मेरे पास, जो मैं आज रात को इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दूंगा, और जो लोग बोलते हैं कि मैंने स्टोरी नहीं लगाई थी, आप उसका प्रूफ ये देख लीजिए, मैंने लगा रखी है। अब आपको दिखी है नहीं दिखी यार, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, फॉलो करोगे तो दिख जाएगी। तो मेरी इंस्टा आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें, और मुझसे बातें करनी हो तो वहीं आप कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करके। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट विशम सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।